टीम बिल्डअप करते समय हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? A company is a group of people. आपका जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस है, when you are scaling up, right? आपके एम्प्लॉइज और आपकी टीम अगर अच्छी है, हमारे देश में ये बोला जाता है कि कस्टमर ही भगवान है, ग्राहक ही भगवान है। कोई भी इंडियन बिजनेसेस भी काफ़ी सक्सेसफुल बड़ी कंपनीज है, उनमें कस्टमर पे काफ़ी फोकस रहता है। एक छोटी सी कंप्लेन होती है तो उसका सेल्स हेड जो है वो कॉल करता है। आइडियल एज मानी जाती है 21 to 22, 30 कि आप जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें बिल्डअप कर रहे होते हैं। उस एज में कई बार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। There are two things here. First thing is 90% of the founders are more than 42 years of age. नवोदय आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस बिल्डअप में, आपके थ्रू आउट ऑल पर्सनैलिटी में क्या कंट्रीब्यूशन है? आज हम जो भी है ना, वो सब नवोदय की वजह से। हम जब बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हैं, क्या उसमें लक जैसा भी कुछ होता है? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नवोदय स्टॉक। और आज हमें हिरन भैया के साथ, भैया हैं जेएनवी राजकोट से 1999 पास आउट। भैया जेएनवी में टॉपर रहे, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसमें उन्होंने बीटेक की आईटी से। और भैया थ्रू आउट यूनिवर्सिटी टॉपर रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और फिर भैया ने ग्रेजुएशन के बाद अपनी एक कंपनी स्टार्ट की। और आज हम उनके एक्सपीरियंस, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी स्ट्रगल रहा, जो भी उनकी लर्निंग्स रही, उसको हम जानेंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन भैया को कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आए, लेकिन भैया को था कि मेरे को अपना ही कुछ स्टार्ट करना है। भैया को था कि मुझे अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है। तो फिर भैया ने आफ्टर ग्रेजुएशन अपने खुद का एक जीरो से स्टार्ट की कंपनी, जो 150 प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी काम कर रहे हैं। भैया की कंपनी अभी मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरे ग्लोबली उनकी सर्विसेज हैं। राइट नाउ इट्स अ टॉप 10 सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी। चलिए जानते हैं आज भैया की एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में एंड सक्सेस, गोल एंड लाइफ। भैया आपकी ग्रेजुएशन होने के बाद, आप ग्रेजुएशन में टॉपर थे, तो आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी से बहुत सारे ऑफर आए, तो आपने स्टार्टअप, मतलब आपने कंपनी क्यों स्टार्ट की? कंपनी में ज्वाइन भी कर सकते थे, तो ऐसा क्या था जब आपने वो कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचा? क्या उसके पीछे क्या रीज़न था, आपकी क्या माइंड सेट था? फ्रॉम माई इनिशियल ईयर्स, राइट, वन थिंग वाज वेरी मच क्लियर कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ओके। मैं ऑर्डिनरी लाइफ के लिए बना ही नहीं। तो बचपन से ही वो सपने में देखता था, एक मेरा विजन था ही। बचपन में वो क्लियर नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद मेरा लाइन क्लियर हो गया कि मैं सॉफ्टवेयर का बंदा हूँ। अभी सॉफ्टवेयर में मैं आराम से अपनी जॉब स्टार्ट कर सकता था, पुणे बेंगलोर जाके काफी अच्छी लाइफ स्टार्ट कर सकता था। बट मुझे पता था कि अगर मैं उधर चला गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। कंफर्ट वाली लाइफ हो जाएगी, अच्छी सैलरी आ रही है, फैमिली भी हैप्पी है, और वहां पे मेरा करियर हो जाने वाला। ओके। मैंने क्या किया कि बड़ौदा शिफ्ट हो गया। वहां पे मैंने पहला जॉब स्टार्ट किया अपना, एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में थोड़ा बहुत काम किया और सीखा। बहुत सारे फ्रीलांसिंग काम किए। मैंने सीखा कि सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करना पड़ेगा, ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूरा डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन वो कैसे करूंगा। तो वो पूरा लाइफ साइकिल मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। एक ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। काफी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स जो है वो ये मिस कर देते हैं, वो डायरेक्टली बड़ा सोचते हैं। बट आप थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। मैं तो सबको एडवाइस देता हूँ कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, ग्राउंड लेवल पे काम करो, फिर आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको सक्सेस 100%। ओके। तो वो बड़े सपने पूरे करने के लिए मुझे कुछ बड़ा ही करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। कभी भी आप जब कोई कंपनी स्टार्ट करते हो और आपको एक आइडिया आता है, कोई भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, जो बड़े बड़े स्टार्टअप के जो फाउंडर हैं, क्या उनको डे फर्स्ट से क्लियर होता है कि मेरा ये ऐसे ऐसे पाथ जाएगा? कि किसी को भी क्लियर नहीं होता। मतलब मैं कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कोई मेरे को आइडिया है, और डे फर्स्ट में मैं तभी स्टार्ट करूँ कि हाँ ये आइडिया, कि ये पाथ है, ये सक्सेस होगा, या फिर ऐसा होता है कि हम सिर्फ एग्जीक्यूशन पर फोकस करें और चीज़ आगे चलती जाएंगी?
Very good question. So basically, you have to start from somewhere, right? So first planning is very important. You have to set up your goal, product, services, market. वो सब आपको define करना पड़ेगा. But very important aspect of successful entrepreneurship is adaptability. Okay. You have to constantly adapt to the situation. आपका path definitely कुछ ना कुछ change होने ही वाला है. Right? If you see the first product of Nokia, it was not telephone. It was a tissue paper. Okay. If you see the first product of Kodak, it was not Xerox or a camera system. It was something else. Okay. I can show you 100 examples. So basically, everybody has started somewhere else. But depending on the market criteria, depending on the different situations, they adapted. They learn about their customers, what are the demands. Based on that, they enhance their product services and they move ahead. तो फर्स्ट डे से क्लियर नहीं होता है और इतना लंबा प्लानिंग भी नहीं करना है. स्टीव जॉब भी कहता है वन स्टेप एट ए टाइम, राइट. आप एक स्टेप बढ़ोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाई देगा कि हाँ अब मुझे ये करना. वहां पे पहुंचोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाई देगा. सो गोल क्लियर रखना है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, बट स्टार्ट. और धीरे 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 चीजें ऑटोमेटिक स्टार्ट होती जाएगी एंड कंटिन्यूअसली एडप्ट. मेरे पास एक कोई आइडिया है, वो आइडिया मुझे वो स्टार्टअप करना भी चाहिए. ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे वो स्टार्ट करने के लिए, हाँ ये चीज़ है, ये फिक्स है और ये इसको ऐसे वैलिडेट कर रहा है तो मैं कर सकता हूँ. तो मतलब क्या बेसिक क्राइटेरिया हो सकते हैं किसी आइडिया को कि उस पर हम काम कर सकते हैं, उसको मार्केट में एज ए एग्जीक्यूट कर सकते हैं. देयर आर फ्यू एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ स्टार्टअप, राइट. मैं आज आपको एक ब्लूप्रिंट ही दे देता हूँ. ओके. राइट. जो भी लिसनर्स है उनको ये बहुत काम आने वाला है. ओके. एकदम इजी स्टेप्स. फर्स्ट इज द मार्केट, राइट. यू हैव टू डिफाइन योर मार्केट. आपका जो भी विजन है कि मेरा ये प्रोडक्ट है या तो सर्विस है, तो उसके लिए मार्केट होना चाहिए. आपकी ज्योग्राफी में होना चाहिए, आपके आजू बाजू होना चाहिए, या तो क्रॉस बॉर्डर. जो भी आपका जो एड्रेसेबल मार्केट है वो आप पहले स्टडी करो कि ये कौन कौन लोग इसके लिए पैसा खर्च कर सकते. ओके. राइट. तो ये हो गया मार्केट. सेकंड इज योर प्रोडक्ट और सर्विस. सो डिफाइन योर प्रोडक्ट और सर्विस व्हिच यू वांट टू सेल. थर्ड इज क्रिएट द ब्रिज. आपका जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस है, इफ देयर आर नो बायर्स, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बट इफ देयर आर नो बायर्स, और इफ देयर आर बायर्स बट दोस पीपल विल नॉट स्पेंड दैट मच मनी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं. राइट. सो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है और एक एड्रेसेबल मार्केट है. आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए जो आपके बायर है वो पैसे खर्च करने के लिए विलिंग होने चाहिए. ओके. तो ये हो गया 3 स्टेप्स. नाउ यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर मार्केटिंग प्लान. Marketing and sales, those two are different things. Marketing means you will require customers' attention towards your product or service. ठीक है. आपका जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उसको आपको मार्केट करके आपको इंक्वायरीज जनरेट करना है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग इंक्वायरीज वाया कॉल्स. इफ यू आर doing marketing on social media, you should be getting the inquiries from Instagram, LinkedIn, Google Ads, right? Offline marketing हो रहा है या जो भी है, तो create a proper marketing plan and define कि इसमें से मुझे कितना आउटपुट मिलने वाला है. बराबर. उसके लिए क्या मुझे बजट एलोकेट करना पड़ेगा. राइट. थर्ड इज द सेल्स प्लान. सेल्स प्लान मीन्स जो भी इंक्वायरीज आ रही है उसमें से मिनिमम मुझे कितने कन्वर्ट करने हैं. मेरे पास 10 इंक्वायरी आई, तो मिनिमम मुझे 2 इंक्वायरीज 5 इंक्वायरीज को सेल्स में कन्वर्ट करना है. एक्चुअल पैसा आना चाहिए. तो वो वर्कआउट करो कि मैं जो भी इंक्वायरीज है उनको क्या पिच करने वाला हूँ, उनको क्या डेमो देने वाला हूँ, उनको क्या ऑफर्स दे सकता हूँ, उनको मुझे लाइफ लॉन्ग कस्टमर में मुझे कन्वर्ट करना. सो दिस इज द सेल्स प्लान. So these are the 5 steps that you have to work rigorously. ये एक दिन में नहीं होगा. Okay. Right? You have to define a market. You have to define a product or service. Then you have to create the proper reach. Right? Then you have to create the marketing plan. Then you have to create the sales plan. तो एक दिन में नहीं होगा. उसके लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा. Actual में आपको बाजार में जाके इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा. You can also study your competitors if there are. Right? Or you can do your own study.
और उसको फैक्ट एंड फिगर में उसको डालो। उसको फैक्ट एंड फिगर्स में डालने से आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि मुझे इतना एफर्ट्स डालना पड़ेगा, इतने एफर्ट्स के लिए मुझे इतना बजट चाहिए, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑपरेशंस, इतना बजट मेरे को चाहिए, और इतना करने के बाद 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में मुझे इतना आउटपुट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो सब ठीक लग रहा है, यू आर गुड टू गो। हमने बेसिक रिसर्च कंप्लीट कर ली, जो हमारी बेसिक रिसर्च है मार्केट की, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? So once your basic research is completed, right? Now you have 2 options. Either आप directly MVP पे वर्क स्टार्ट कर दो, या तो फिर if you require more experience in this domain, then start working somewhere. For example कि आपको एक रेस्टोरेंट का चेन ओपन करना है और आपके पास एक कुछ यूनिक USP है कि आपका कोई ऐसा रेस्टोरेंट का थीम है जो भी मार्केट में है नहीं, एंड इफ यू थिंक एंड यू आर थिंकिंग कि ये बहुत अच्छा चल सकता है, तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ द रेस्टोरेंट वर्क, कैसे ऑपरेशंस करना पड़ेगा, कहाँ से मुझे शेफ और बाकी के स्टाफ मेंबर लाने पड़ेंगे, डे टू डे ऑपरेशंस क्या रहता है, कैसे मैं उसको मार्केटिंग करूंगा, ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप 2 साल 3 साल काम करिए मार्केट में, कहीं पे जॉब करिए, कहीं पे आपका रेफरेंस है, कोई पापा के फ्रेंड्स है, उनका कोई रेस्टोरेंट है, वहां पे आप काम करिए, राइट? अर्निंग के लिए नहीं करना है आपको, उधर एक्सपीरियंस गेदर करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारी चीजें माइन्यूट लेवल पे चलती रहती है डे टू डे लाइफ में। बजटिंग होता है, राइट? शॉपिंग होती है, उनके इंग्रेडिएंट्स लाने पड़ते हैं, तो वो कैसे रखना है, क्या प्रिजर्व करना है, जो वेस्टेज है उनको कैसे रिमूव करना है, डे टू डे में कितना पोर्शन आपको बनाना पड़ेगा, काफी चीजें रहती है। जब पीक आवर्स रहते हैं, पीक डेज रहते हैं, सैटरडे संडे में काफी क्राउड रहता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, राइट? तो ये सब चीजों का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो ऐसे जो भी आपका स्टार्टअप है, आपका सपोज की एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप है, या तो फिर आपका वीडियो प्रोडक्शन का है, तो जो भी आपका है उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो उसके लिए आप डेफिनेटली थोड़ा एक्सपीरियंस लो, उससे आपका काफी जो सालों की जो मेहनत है ना वो कम हो जाएगी, राइट? आपको काफी वो हेल्प करेगा, छोटी छोटी चीजें। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। तो बेसिक हमने एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया, मार्केट को समझ लिया, तो हम फिर अपने आइडिया को लेके किसी भी इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं, या फिर हमारा बेसिक क्या रहना चाहिए कि हाँ अब ये मैंने इतना बिल्ड कर लिया, तो अब मैं हाँ किसी भी इन्वेस्टर्स के पास जाऊंगा तो ही कैन इन्वेस्ट इन माय आइडिया। तो नाउ दैट्स अ मिथ दैट आई वांट टू ब्रेक, राइट? इन्वेस्टर विल नॉट इन्वेस्ट इन आइडिया। इंडिया में हम 4 दोस्त चाय पीते हैं तो 400 आइडिया निकलते हैं, ओके, राइट? पूरे इंडिया में रोज आइडियाज आते हैं, सबके पास आइडिया है, तो कितनों ने जोमेटो बना लिया, कितनों ने फ्लिपकार्ट बना लिया। सो आइडिया का कोई वैल्यू नहीं, ओके, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, राइट? आइडिया सबके पास है, बट उसको प्रॉपर बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, सेल्स प्लान में डालना पड़ेगा, उसको मेहनत करके उसका एमवीपी बनाना पड़ेगा, फिर कोई इन्वेस्टर आएगा, राइट? देयर आर इनक्यूबेटर्स वेयर यू माइट गेट द सपोर्ट टू प्रूव योर आइडिया, और आइडिया को एमवीपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको उधर हेल्प मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल हु विल हेल्प यू विद द मार्केटिंग, राइट? बट आइडियाज में इन्वेस्टर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक इन्वेस्टर है, उनके पास रोज के कितने प्रपोजल आते होंगे। आप देखो इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, कितने लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इन्वेस्टर तो वैसे भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो वो आइडिया में इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो फर्स्ट यू शुड वर्क ऑन द एमवीपी। ओके, सो भैया एमवीपी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, सो बेसिकली क्या है कि यू हैव योर मार्केट, यू हैव योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। अभी आप एक छोटे लेवल पे उसका एक एमवीपी बनाना है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस को एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करो, उसको सक्सेसफुली 6 महीने, 1 ईयर, 2 ईयर तक चलाओ, कुछ नंबर्स डालो कि फॉर एग्जांपल कि इन दिस फाइनेंशियल ईयर आई हैव दिस मच टर्नओवर, राइट? दिस इज माय प्रॉफिटेबिलिटी, दिस मेनी ऑफ प्रोडक्ट आई हैव सोल्ड, और दिस मेनी ऑफ सर्विसेज आई हैव सोल्ड,
उसमें से मेरे दिस मच परसेंटेज इज माय रिपीट कस्टमर्स, these are the new customers. Every month I am able to add this many new customers in my business. तो ये थोड़ा हिस्ट्री बनाओ, उसके बेस पे आप प्रेजेंटेशन बनाओ और वो प्रेजेंटेशन लेके आप इन्वेस्टर के पास जाओ कि लिसन, आई हैव दिस प्रोडक्ट एंड सर्विस, I am running this successfully since last 1 year, 1.5 year. These are my numbers. This is my sell. This is my income. This is my profitability. लॉस भी चलेगा, राइट? ये मैं कस्टमर्स इतने ला रहा हूँ, मेरे खुद से ला रहा हूँ, तो मुझे आप ये हेल्प करो, मुझे इतना फंडिंग चाहिए, इस फंड को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा, और जो मेरा एक ब्रांच है उसको मैं 200 तक लेके जाना चाहता हूँ। 200 तक लेके जाऊंगा, उसमें मेरा टर्नओवर है वो इतना मल्टीप्लाई होगा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतना मल्टीप्लाई होगा, एंड दिस इज द स्केलिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर। तो कोई इन्वेस्टर है वो इंटरेस्ट लेगा। ओके, तो बेसिकली है क्या कि आपको पहले अपने आइडिया को न ले जाके कुछ इंसाइट ले जाने पड़ेंगे। आपने कुछ मार्केट में, आपने कुछ ग्राउंड पे काम करके रखा है पहले से, तो वो आपको इन्वेस्टर्स के पास ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर आइडिया और समथिंग एंड और इसकी ये इंसाइट्स हैं, देन दे गाइस कैन इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन योर आइडिया। If you are already having a registered company, okay, right? If you already have 1 or 2 years of balance sheet, right? If you already have some sort of turnover, some sort of customer base, repeat customers, profitability ये हो, right? आपका operational cost ये है ये, तो definitely someone will invest, right? उसको लगेगा कि हाँ this is genuine, आपको अगर मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तो आप इसको इतना बड़ा कर सकते हो, तो वो जब होगा तो definitely बात आगे बढ़ेगी। जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फंड की तो ज़रूरत है ही। आप किसी भी इन्वेस्टर के पास जाने से पहले आपको जो आइडिया में जो रुपए चाहिए, आपको जो ग्राउंड पे काम करके उनको दिखाना है, उसके लिए भी तो आपको पैसे चाहिए ही, आपके लिए उसके लिए भी आपको फंड चाहिए ही। तो शुरुआत में बहुत इनिशियल फेज पे आप कहाँ से फंड का अरेंज कर सकते हो, या फिर हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए इनिशियल फेज में फंड के लिए? Generally, startups are in the early days they are self-funded. Okay. It is funded by their friends and relatives, sometimes parents as well. तो वो थोड़ा तो आपको इन्वेस्ट करके उसको एक लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। देखो, विदाउट करेज देयर इज नो कुछ भी नहीं होने वाला, राइट? इफ यू आर अ स्मार्टेस्ट पर्सन, राइट, बट इफ यू डोंट हैव एनी करेज यू विल नॉट एंड अप एनीवेयर। बट इफ यू आर रियली करेजियस पर्सन एंड you are not so smart, you are quite average person, you will definitely reach somewhere, right? तो लाइफ में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, right? If you are not taking risk, तो you will not end up anywhere. And believe me, investor also see their founders as well. Okay. Right? They will see what type of background the founder has, if they are capable person or not, how much risk appetite they have, how much courageous they have, how much knowledgeable they have, right? So ये इन सब चीजों से ही आपका आगे का जर्नी डिसाइड होने वाला है। तो भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अभी आपने बोला कि फाउंडर्स को हमेशा इन्वेस्टर देखते हैं, तो उनको कितना कैपेसिटी है टू टॉलरेट रिस्क और टेकिंग रिस्क। तो बेसिकली हम फाउंडर का क्या बैकग्राउंड रहना चाहिए तब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हमारे पास कोई एक आइडिया आया या मेरे को कोई एक आइडिया आया और मुझे वो स्टार्टअप करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें कभी बैकग्राउंड मैटर करता है क्या? बैकग्राउंड काफ़ी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल इट्स अ सॉफ्टवेयर स्टार्टअप, राइट? तो अगर फाउंडर का बैकग्राउंड है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, इफ यू नो बिट्स एंड पीसेस, इफ यू नो सेल्स एंड मार्केटिंग लिटिल बिट ऑफ दोस पर्टिकुलर डोमेन, तो वो काफ़ी मैटर करता है। बिकॉज अगर कोई अननोन टेरिटरी में जा रहा हूँ और वहाँ पे मैंने कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे भी वो डोमेन को एक्सप्लोर करने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ साल लगेगा। ओके। फिर मुझे पता चलेगा कि कैसे ये सब चलता है। तो यू विल बी डेफिनेटली जज्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कि व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट इज योर नॉलेज इन दैट बैकग्राउंड, व्हाई यू चूज दिस पर्टिकुलर डोमेन, राइट? तो वो कहीं ना कहीं मैटर तो करता है। बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस भी आइडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जो भी आइडिया आप स्टार्ट कर रहे हो उसकी आपको प्री नॉलेज है या नहीं,
आप उस पर्टिकुलर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। जब आप एक एंटरप्रेन्योर जर्नी में आप एंट्री कर गए तो आपकी रिस्क कैपेसिटी, मानते हैं एक एंटरप्रेन्योर की रिस्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें एक लिमिट डिफाइन करनी चाहिए कि मैं यहाँ तक रिस्क ले सकता हूँ। जैसे यदि हम बात करें कि हमने कोई आइडिया है और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव है कि हाँ ये तो सक्सेस होगा ही, तो क्या मैं अपनी पूरी सेविंग्स अपने दोस्तों से एक लिमिट से ज़्यादा बोरो करके उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं? मतलब मेरा क्या अप्रोच रहना चाहिए? See, entrepreneurs are basically visionary people. Okay. Right? They are 1% of the people. They are completely different from those 99% of the people. Right? So basically, they are high risk taking people. Right? तो वो definitely रिस्क तो लेंगे. तो वो आपको डिफाइन करना है कि आप में वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि नहीं. Okay. राइट? और आपको वो लिमिट क्रॉस करना ही पड़ेगा. आपको वो MVP डेवलपमेंट करके वो नंबर्स लाने ही पड़ेंगे. एंड देन यू हैव टू अप्रोच द इन्वेस्टर. इट मे आल्सो हैपन कि यू आर नॉट गेटिंग एनी फंडिंग. राइट? फॉर एग्जांपल कि आपने MVP डेवलप कर लिया, एक साल अच्छे से चला रहे, यू हैव ए ऑडिटेड बैलेंस शीट, you have numbers, you have your growth plan ready with everything, but investor आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? तो आपको कंटिन्यू करना है. राइट? वर्क ऑन योर सस्टेनेबिलिटी. आप ट्राई करो कि जब तक आपको फंडिंग ना मिले आप सेल्फ फंडेड होते जाओ. आपका जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते जाओ. प्रॉफिट को आप घर लेके मत जाओ. You have to define a limit, right? जब तक आपका ब्रेक इवन नहीं आता है, otherwise for the 1000 days, your first initial 1000 days, आप खुद को पे करना मत स्टार्ट करो. Don't take salary from your company, right? It will increase the financial burden on your own company, right? वैसे भी अभी फंडिंग मिली नहीं और आप सैलरी उठा रहे हो, तो ये सब नहीं करना चाहिए. आपको थोड़ा पेशेंस से उसको चलाना है, रेवेन्यू को आगे बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखना है और वो प्रॉफिट को आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और धीरे धीरे ग्रो करना है. राइट? तो उससे क्या है कि धीरे धीरे आपका कंपनी सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा. इवन दो इन्वेस्टर इज नॉट कमिंग फॉर द नेक्स्ट 2 years, आपको आपका गोल क्लियर है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे कंपनी ग्रो होता जाएगा. उसके बाद आपका भी थोड़ा थोड़ा इनकम स्टार्ट हो जाएगा. तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते. ये बेसिकली हम लोग नवोदय में पढ़े हैं, तो नवोदय में हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हम लोग की एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम लोग. तो जो अभी एक स्टार्टअप कल्चर जो इंडिया में चल रहा है, इवन दो गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है स्टार्टअप कल्चर को, तो हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए कि हमारी खुद की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर हमारी क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से हमें स्टार्टअप करना चाहिए या फिर हमें कोई जॉब करनी चाहिए? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इन पर्सपेक्टिव ऑफ नवोदयन. देखो, नवोदयन पीपल है ना, दे आर द क्रीम ऑफ द होल सोसाइटी. राइट? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन नवोदय. राइट? सो मेनी स्टूडेंट्स अपीयर इन द 5th standard और उसमें से सिर्फ 80 स्टूडेंट्स ही उनको एडमिशन मिलता है. सो दे आर डेफिनेटली वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी. तो उनके लिए स्काई इज द लिमिट. राइट? दे आर ऑल स्मार्ट पीपल, दे आर ऑल कैपेबल पीपल. प्लस नवोदय में उनको बहुत छोटे से ही इंडिपेंडेंट रहना सिखा देते हैं. राइट? हमें सब कुछ हमें अपने आप से करना पड़ता है. राइट? इवन आवर लॉन्ड्री है, हमारा डे टू डे वर्क है, स्टडीज है, वो सब हमें अपने आप से करना पड़ता है. उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा एक डिसिप्लिन हो जाता है. हम बचपन से ही हार्ड वर्क करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं. तो सक्सेस तो आपको दोनों में मिलेगी. आप अगर जॉब में स्टार्ट कर रहे हो, यू विल डू रियली वेल. राइट? आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो काफी अच्छी पोजीशन पर अभी काम कर रहे हैं. एंड वी ऑल्सो हैव फ्यू बिजनेस ओनर्स की जो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं. तो हार्डवर्क का जो कल्चर जो हमें JNV ने सिखा दिया है ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे तो डेफिनेटली लेके जाएगा. जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें टीम बिल्डअप करनी होती है. तो टीम बिल्डअप करते समय हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट?
A company is a group of people. I repeat it again. A company is a group of people. Right? आपका जो भी different operations है, when you are scaling up, right? आपके employees और आपकी टीम अगर अच्छी है, वो अगर अच्छा सेल्स कर रहे हैं, वो अगर अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं, अच्छा आपका प्रोडक्शन जा रहा है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ योर कस्टमर्स, तो आपका बिजनेस मल्टीफोल्ड ग्रो होगा. तो ये बहुत जरूरी है कि यू टेक केयर ऑफ योर टीम, you recruit highly talented people and you retain them, right? You provide them the proper environment where they can fulfill their own objectives, their own dreams, and they succeed in their own area. उससे आपकी कंपनी को काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा. मेरा खुद का जो बिजनेस है उसमें हम एम्प्लॉइज का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल भी शेयर करता हूँ. कोविड का टाइम आया, हमने किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है. पूरा वर्ल्ड शटडाउन हो गया था, राइट? और लॉकडाउन आने वाला था इंडिया में. एज ए बिजनेस ओनर हमें ही पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है. आगे हमारे क्लाइंट्स है वो नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ, 6 मंथ कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, इफ दे विल पे अस वी डोंट नो. उसकी वजह से फ्यूचर को लेके काफी कंफ्यूजन था, राइट? हमें पता नहीं था कि क्या आगे होगा. तो हमें पता चला कि हमारे एम्प्लॉइज भी थोड़े डिस्टर्ब लग रहे थे कि यू नो दे वर थिंकिंग कि कंपनी क्या हमें सैलरी पे करेगी नहीं करेगी, हमारा क्या होगा. एम्प्लॉइज का भी खुद का अपना कुछ रहता है, राइट? उनको भी स्कूल फीस पे करना रहता है, उनका भी होम EMI चलता है, उनके भी मेडिकल बिल्स रहते हैं. So when we come to know that our employees are, you know, having this type of dilemma, so immediately I sent an email to all my employees that we will take care of everybody's salary, even though you know everybody will be working from home. तो भी हम सभी employees को पूरा सैलरी देंगे. जो लोग घर पे बैठ के काम नहीं कर पा रहे उनको भी हमने कंप्लीट सैलरी दिया ड्यूरिंग द लॉकडाउन. उससे एम्प्लॉइज में काफी मोरल बूस्ट मिला. उनको लगा कि कंपनी हमारे बारे में कितना सोचती है. उसकी वजह से उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग टाइम. हमारी जो भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स थे, जो भी क्लाइंट की तरफ से हेजिटेशंस थे, जो भी उनका रहता था, वो सभी एम्प्लॉइज ने बहुत अच्छी तरह से उनका ख्याल रखा. काफी डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किए. उसकी वजह से कंपनी को भी एक सस्टेनेबिलिटी मिला. हमने भी वो चैलेंजिंग टाइम कंप्लीट किया और सक्सेसफुली वी आल्सो ग्रो इन दोस टाइम्स. कि जहाँ पे काफी कंपनीज बंद हो गई, काफी बिजनेसेस बंद हो गए, वी वर वन ऑफ दोस फ्यू हु एक्चुअली जिन्होंने ग्रो किया during those times. So yeah, you should definitely take care of your team. कोरोना के समय ऐसा था कि पूरी वर्ल्ड वाइड ऐसा चल रहा था कि ये कितने दिन तक पैंडेमिक चलने वाली है, क्या सिचुएशन था, हर तरफ अनसर्टेनिटी थी कोरोना पैंडेमिक को लेके, कब तक ये चलने वाली है. तो उस समय की टीम के बारे में आपने बताया, लेकिन आपने अपने बिजनेस को उस पर्टिकुलर टाइम में कैसे मेंटेन किया? आपको ऐसा रहा होगा कि अभी क्लाइंट नहीं मिल रहे, अभी मैं बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कुछ भी आइडिया था नहीं. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका क्या माइंडसेट था और उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? सो बेसिकली देखो, कोई भी बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, राइट? व्हेन देयर आर स्लगिश पीरियड, यू हैव टू यू नो वर्क ऑन योर क्लाइंट्स डिलीवरी. आपको अपने क्लाइंट्स को एकदम अच्छे से हैंडल करना है. योर कस्टमर्स शुड बी ट्रीटेड रियली वेल. दैट इज यू नो फर्स्ट प्रायोरिटी. एट द सेम टाइम हम काफ़ी सारी डिस्काउंट्स और अच्छी अच्छी ऑफर्स लेके हमारे कस्टमर के पास गए. हमने काफ़ी उनको पेमेंट्स रिलेटेड काफ़ी उनको रिलैक्सेशन दिया कि यू नो दे कैन डू द पेमेंट्स इन देयर ओन शेड्यूल. तो उसकी वजह से हमने क्या है कि क्लाइंट को लूज नहीं किया. उनका जो कंटिन्यूअस जो फ्लो आ रहा था वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, बट वो हमने मेंटेन किया. उसकी वजह से कंपनी ऑलवेज स्टेबल रही और वो टाइम में भी हमने काफी अच्छे से काम किया. हाँ, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने क्लाइंट सर्विस पे ज़्यादा फोकस किया, क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस रहे.
मैं मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ में मेरा जो एक्सपीरियंस है खुद का, मैं कई बार देखता हूँ कि एक कोई हमारे इंडिया में कोई एक बिजनेस होता है, जनरली मैं बोलता हूँ कि जो छोटे माइक्रो लेवल पे जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं, कोई उनमें से एक बिजनेस है जो अच्छा करने लग जाता है, उसको बहुत ज़्यादा कस्टमर आने लग जाते हैं, तो उनका रेदर देन एटीट्यूड ये रहता है कि वो उसको और ज़्यादा स्केल करें उस पर्टिकुलर बिजनेस को। जनरली मैं बात कर रहा हूँ ऐसे फूड वाले बिजनेस, या फिर कोई स्पेसिफिक होता है ना कई बार कि यहाँ का ये चीज़ फेमस है, यहाँ का ये चीज़ फेमस है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो जैसे उनके कस्टमर बेस बढ़ता है ना, तो उनकी कस्टमर के साथ जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। आप लेना है तो लो, मत लो, या अब इतना टाइम लगेगा, रहते थे कि उनको ज़्यादा एम्प्लॉय रखने चाहिए, उसको और ज़्यादा आउटलेट और खोलने चाहिए, क्योंकि उनको तो ग्रो करने का मौका मिल रहा है। लेकिन रेदर देन टू थिंक अबाउट कि यार मेरे को ग्रो करना है, वो उस पर फिर अपनी सर्विसेज में एक बैड एक्सपीरियंस आने लग जाता है क्लाइंट के लिए। तो मतलब उनका ये माइंडसेट चेंज क्यों नहीं होता कि यदि हमारा इनकम भी जनरेट हो रही है, मैं कई सारी आउटलेट खोल सकता हूँ, तो फिर वो क्यों नहीं खोलते? उसके पीछे आप क्या रीज़न देखते हैं मतलब हमारी सोसाइटी में? See, basically, when you are struggling, right, you are extremely focused on your business and customer service. जब बिजनेस थोड़ा ठीक ठीक चल रहा है, या तो फिर आप स्ट्रगलिंग फेस में, ये नए हैं मार्केट में, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सो यू आर रियली टेकिंग केयर ऑफ योर कस्टमर्स। थोड़ा नाम हो जाए, अच्छा चल रहा है ये वो, तो थोड़ा एंटरप्रेन्योर्स रिलैक्स हो जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। यू नेवर नो, कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस में एंटर हो गया, and within some time, like say 6 months, 1 year, you will be out of business. So always remember and always be thankful to God for your success, right? कस्टमर है, उनको अच्छे से ख्याल रखो। नया कॉम्पिटिटर आ रहा है तो भी उनको चांस नहीं मिलना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। आपका कस्टमर तो वही रहना चाहिए, वो ग्रो होना चाहिए। सेकंड थिंग, ऑलवेज सेट योर नेक्स्ट गोल। अगर आप अच्छा कर रहे हो, राइट, तो आप दूसरे सिटीज में विजिट करना स्टार्ट करो। वहाँ पे देखो कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, वहाँ के लोगों का क्या टेस्ट बन रहा है, वहाँ पे मैं और क्या कर सकता हूँ। एक्सपांड योर बिजनेस, राइट। ऑलवेज राइट योर गोल फॉर द नेक्स्ट 2 years 3 years। अगर आप गोल लिखोगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में भी वो निकलेगा कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे 2 ब्रांचेस और क्रिएट करना है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस आप इम्प्लीमेंट करो, उससे सफलता पचा भी पाओगे और आप लाइफ में आगे भी बढ़ोगे। एक्चुअली में हमारे देश में ये बोला जाता है कि कस्टमर ही भगवान है, ग्राहक ही भगवान है, ऐसा बोले जाता है। लेकिन एक्चुअली में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आप देखते हैं ना, जो फॉरेन कंपनी है वो कस्टमर एक्सपीरियंस पर कितना ज़्यादा फोकस करती हैं कि उनका एक्सपीरियंस ख़राब ना जाए। कोई भी चीज़ होगी उनके आउटलेट पे जाएं या डिफरेंट जो भी होती है, वो जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उस पर ज़्यादा फोकस करती हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। इवन हमारी उस तरीके की सोच है कि कस्टमर ही भगवान है, लेकिन क्या एक्चुअली में हम वो करते हैं या फिर नहीं करते? तो यहाँ के एंटरप्रेन्योर उस चीज़ पे क्यों नहीं फोकस करते? When you have a vision to create a global company, right, you have to be extremely customer oriented. कोई भी इंडियन बिजनेसेस भी काफ़ी सक्सेसफुल बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनमें कस्टमर पे काफ़ी फोकस रहता है। एक छोटी सी कंप्लेन होती है तो उसका सेल्स हेड जो है वो कॉल करता है कि, एंड देन दे एक्टिवली लिसन टू द कस्टमर कंप्लेन, दे ट्राई टू रिजोल्व देम एज पर द कस्टमर्स नीड। तो बहुत ज़रूरी है, राइट। एक छोटी सी बात भी है कि मेरा एक दोस्त है, उसके 3 अच्छे रेस्टोरेंट्स चले, मतलब कि वहाँ पे जाओ तो आपको वेटिंग में रहना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन वीक डेज में भी, वीकेंड में तो आपको बहुत ज़्यादा 30 मिनट्स 1 hour का वेटिंग रहता है। रूटीन डेज में भी आपको वेटिंग तो रहेगा ही। तो ऐसे ही कैजुअली दोस्त है, मिलते रहते, बातें होती है, तो मैं उसको एक बार मैंने पूछा कि आप लोग मार्केटिंग क्या करते हो, हाउ डू यू प्रमोट योर रेस्टोरेंट्स की, यू हैव 3 different रेस्टोरेंट्स, तो आप कस्टमर अट्रैक्ट कैसे करते हो, क्या है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? He said we don't do any marketing. I said what? So I asked him कि अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हो तो फिर आपका रेस्टोरेंट ऑलवेज फुल क्यों रहता है? तो ही सेड कि हमारे रेस्टोरेंट में जो हम खाना दे रहे हैं हम उस पे फोकस करते हैं। इट हैज टू बी द बेस्ट फूड एट द बेस्ट प्राइस, राइट?
So whenever a customer walk in into our restaurant, we treat them like a king. हम उनको बढ़िया से बढ़िया खाना उसको देते हैं, सर्व करते हैं और अच्छे से अच्छी प्राइस पे, तो वो और कहीं जाने वाला ही नहीं है। उसकी वजह से हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस काफी बढ़ा एंड वी एक्सपांडेड टू 3 different outlets and we are doing quite well. तो हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चल रहे हैं 21 से 30 के बीच में, जहाँ आपके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, आप कुछ बिल्ड कर रहे होते हो, मतलब अदर इसमें भी आप करते हो, बट एक आइडियल एज मानी जाती है 21 to 22 30 कि आप जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें बिल्डअप कर रहे होते हो। उस एज में कई बार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मतलब आप किसी रिलेशन में आते हो, फिर आपका ऐसा देखा गया कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या किसी रिलेशन में आना चाहिए तो कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो? There are 2 things here. First thing is 90% of the founders are more than 42 years of age. Okay. Right. So this is not the ideal age, or this is not the only ideal age. You can create your own entrepreneurial journey at any age. जैसे जैसे आप लेटर स्टेज में करते हो वो अच्छा है, यू विल बिकम मोर मैच्योर, आपके डिसीजन मेकिंग काफी अच्छे होंगे, यू हैव टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू गैदर इन योर प्रोफेशनल 10 years 12 years 15 years. उसके बाद अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक स्टेबल शुरुआत होगी। यू ऑल्सो हैव सम फंड्स रिजर्व, आपके पास थोड़ा आपका फंड भी रिजर्व भी पड़ा होगा, तो लेटर, और आप देखो ना काफी बड़ी कंपनीज का फाउंडर है, दे स्टार्टेड एट द एज ऑफ 42 years 50 years 55 years 65 years as well. The founder of KFC, right, I think he started company after 60 years old, if I'm not wrong. Yeah. So that's fine, you can do at any age. Now coming back to your question, when you are starting this journey of creating your own business, right, you have huge responsibility on your shoulder. Your parents are also maybe not supporting you, right? उनको भी लगता है कि ये तू क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, राइट, देख ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये वहाँ पहुँच गए और तू ये कुछ भी कर रहा है, राइट, स्टार्टअप वाला, तो काफी कुछ चीजें आपके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर में है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्राई करो कि आप उस गोल तक पहुँच जाओ, राइट, आप एक लेवल क्रॉस कर दो, उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ा रिलेशनशिप वाला फंडा ऐड होता है, तो वो आप जस्टिफाई भी कर पाओगे, आप अपने पार्टनर को अच्छा टाइम भी दे पाओगे, जो रिलेशनशिप में जो नीड्स रहती है वो भी आप अच्छे से फुलफिल कर पाओगे, आप दोनों लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। स्टार्टिंग जर्नी थोड़ा पेनफुल रहता है, राइट, उसमें आपको काफी सारे टेंशन्स ये वो कुछ ना कुछ तो रह गए। उस दौरान अगर आपका पार्टनर भी है तो अगर वो डिमांडिंग है तो वो थोड़ा फ्रिक्शन रहेगा, और अगर आप लकी है, इफ द पार्टनर इज वेरी सपोर्टिव, और अगर पार्टनर भी आपके बिजनेस में अगर कंट्रीब्यूट कर सकता है तो फिर उससे तो अच्छी कोई बात नहीं, नो, बिकॉज अगर आप 2 पर्सन है तो आप काफी अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। हाँ, वो लकी वाला चीज कि वो वैसा पर्सन मिलेगा ही, यही तो सबसे बड़ा इश्यू है। वो है, हाँ। you know, sometime you have to take a chance. यदि हम नवोदय के बारे में बात करें तो आप क्या देखते हो कि नवोदय का आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस बिल्डअप में, आपके थ्रू आउट ऑल पर्सनैलिटी में क्या कंट्रीब्यूशन है? आज हम जो भी है ना वो सब नवोदय की वजह से, राइट, बिकॉज हम बहुत छोटे थे तब हमने वहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ पे हमारे जो टीचर्स है, दे वर वेरी वेरी वेल क्वालिफाइड पीपल, राइट, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की। हमारे जो वहाँ के पीटी के टीचर थे, आर्ट्स के टीचर थे, वहाँ के हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक से साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, जो भी टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी हमारे ऊपर मेहनत किया। हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमारा पेरेंट्स के जैसे हमारा ख्याल रखा, क्योंकि पेरेंट्स तो हमारे साथ थे नहीं, तो कभी हम बीमार पड़ते थे, कभी कभी हम लेट होते थे, ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता है रूटीन लाइफ में। तो उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया, हमारा काफ़ी अच्छा केयर किया, तो उसकी वजह से ही हम जो भी है वो उन्हीं की वजह से। सेकंड थिंग कि
जेएनवी में एक पूरा एक स्केड्यूल मेंटेन रहता है। सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक पूरा टाइम टेबल है वो एकदम फिक्स रहता है कि इतने बजे उठना है, फिर आपको पीटी में जाना है, फिर ये आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, फिर आपको स्कूल में जाना है, लंच का टाइम है, फिर थोड़ा आपको पर्सनल टाइम मिलता है, फिर अगेन आपका स्कूल का टाइम रहता है या तो फिर सेल्फ स्टडी का टाइम रहता है, फिर शाम को गेम्स होते हैं, गेम्स के बाद डिनर होता है, डिनर के बाद अगेन सेल्फ स्टडी होता है, कभी कभी रात को एक्स्ट्रा लेक्चर्स रहते हैं। तो इसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग ये नेचुरली आ जाता है। वहाँ पे हमें सब कुछ खुद से करना पड़ता है। उसकी वजह से एक लाइफ में एक मोमेंटम आ जाता है जो मुझे लगता है कि अगर मैं बाहर होता रूटीन लाइफ में तो ये कभी नहीं होता। तो जो भी सक्सेस मुझे मिली है, हम सबको मिली है, उसमें नवोदय का बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन। नवोदय से जो बच्चे निकले हैं उनके लिए कहीं भी रहना, एडॉप्ट करना, सरवाइव करना इट्स अ वेरी इजी। जैसे घर से आए हैं उनको वहाँ रहना, रूम रह के रहना वो बहुत टफ लगता होगा, और हमारे लिए तो वो नेचुरल है। वो हमें ऐसा लगता है कि यार ये भी कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ईजी है। बिकॉज़ सी जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो काफ़ी बच्चे स्टेट बोर्ड से भी थे, और हम क्या है कि पूरा सेंट्रल बोर्ड से स्टडी किए, तो बड़ी बड़ी बुक्स की हमें पहले से आदत हो चुकी थी। तो उनको जब इंजीनियरिंग की बुक्स मिली तो दे वर अफ्रेड कि अरे इतना बड़ा बुक्स भी होता है, तो हम एग्जाम में क्या करेंगे। और हमारे लिए तो बहुत रूटीन था कि अरे इससे क्या है, इट्स नथिंग। तो एक हार्ड वर्क, एक आपका जो स्टेमिना बिल्डअप हो चुका है ना कि अर्ली मॉर्निंग इज नो प्रॉब्लम, राइट। हमें 8 घंटे पढ़ाई करना है, दैट्स फाइन, वी आर यूज्ड टू इट। बहुत छोटे से तब से ये सब कर रहे हैं, कपड़े धोना है, चल कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए बहुत रूटीन बात हो जाता है। तो इससे हमारा जो एक आगे रहने का एक जो मोमेंटम रहता है वो उनको हमें बीट करने के लिए उनको काफी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और हम उनके हाफ एफर्ट्स में भी हम उनसे आगे निकल चुके होते हैं। जो स्टूडेंट लाइफ में जो भी मेरी एग्जाम की तैयारी वगैरह रहती थी तो मैं हमेशा टॉप करता था यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी मैं टॉपर था। तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन रात पढ़ाई करता हूँ, पूरा सेमेस्टर फर्स्ट डे टू लास्ट डे पूरा पढ़ाई और बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आई हैव एंजॉयड माय कॉलेज लाइफ, राइट। काफ़ी शरारती भी था मैं, काफ़ी मस्ती भी किया है लाइफ में, बट एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, कितने दिनों में मुझे क्या ख़त्म करना है, फिर उसके बाद रिवीजन के लिए मुझे कितने दिन चाहिए, ये सब जो प्रिपरेशन करने की जो आदत है वो मुझे पहले ही नवोदय से मिल चुकी थी, इसलिए मेरा जर्नी काफ़ी इजी हो चुका। इसीलिए दूसरे बच्चों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता था मेरे नज़दीक आने के लिए भी, और मैं उनसे हाफ वर्क में भी काफ़ी आगे निकल चुका होता। ओके। जब आप नवोदय से निकले, नवोदय में भी आप टॉपर थे, फिर बाकी यूनिवर्सिटी, थ्रू आउट यूनिवर्सिटी में आप टॉपर थे, मतलब ऐसा क्या चीज़ थी कि हाँ मुझे हर जगह टॉप पे ही रहना है, मतलब क्या मोटिवेशन था कि हाँ मुझे टॉप ही करना है, फर्स्ट रैंक ही लानी है? तो ऐसा कुछ मोटिवेशन जो बच्चों को, मतलब जो अभी के जो स्टूडेंट है उनके लिए पढ़ाई मतलब ऐसा लगता है कि वो बोझ है, शायद अपने कॉलेज में ये डिसाइड कर लिया था मुझे बिजनेस में ही जाना है, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि मेरे को कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है या फिर मेरे को कहीं और आगे बढ़ना है तो मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। जब क्लियर था डे फर्स्ट से कि मेरे को बिजनेस में ही जाना है, तो फिर क्या मोटिवेशन था कि आप इतना रिगरस पढ़ाई करते थे, टॉप करते रहे हो थ्रू आउट योर यूनिवर्सिटी? बेसिकली जीत की एक आदत हो चुकी है, राइट। पहले से एक जीतना मुझे पसंद है, मुझे कुछ अचीव नहीं करना है, राइट। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ये टॉप करना है तो मुझे ये मिल जाएगा वो मैं ये इसलिए करता था बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। तो अगर आप लाइफ में कुछ हार्ड चीजें करोगे ना तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो लाइफ में मैं हमेशा यही डिसीजन लेता था कि हार्ड चीजें क्या है, ऐसा क्या करूं जो एक्सट्रीमली हार्ड है, जो दूसरों से नहीं हो रहा है, वो चैलेंज अगर मैं करता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा। वो जो कॉन्फिडेंस था
वही मेरे बिजनेस में भी ट्रांसलेट हुआ, राइट। आई वॉज एबल टू टेक द रिस्क, राइट, कि मुझे अच्छी अच्छी जॉब की ऑफर थी, मैं अपना आराम से अच्छा करियर बना सकता था, अच्छी जॉब मिलती थी, अच्छा सैलरी भी मिल जाता, बट मुझे पता था कि नहीं, मुझे तो कुछ लाइफ में हार्ड करना है, कुछ ऐसा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो ये जो कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझसे तो डेफिनेटली हो जाएगा। मैंने देखा जब मैं कंपनी स्टार्ट करने वाला था तो मैं काफी लोगों से मिला, तो मैं ऐसे लोगों से भी मिला कि जिन्होंने कंपनी स्टार्ट किया वो चला नहीं एंड दे अगेन गो बैक टू देयर जॉब्स। उनसे मैं ये जानना चाहता था कि आपने क्या गलती की जो मुझे नहीं करना है। तो मैं उनसे मिला तो मोस्ट ऑफ द पीपल उन्होंने यही बोला कि भाई मत कर, ये बहुत हार्ड है, इट इज वेरी वेरी टफ। तो मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया, हाँ ये हार्ड है, अब तो मुझे यही करना है। तो बेसिकली मैं सबको यही एडवाइस देता हूँ कि लाइफ में हार्ड चीजें करो, राइट। ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट अगर हार्ड चीजें करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा, आप बड़ा रिस्क ले सकते हो लाइफ में, और वही आपको एक अलग लेवल तक लेके जाए। आप जब थ्रू आउट यूनिवर्सिटी टॉपर थे तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर मुझे किसी एक एडमिन लेवल वाले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिविल सर्वेंट के लिए करना है? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले पीएम के जो एडवाइज़र है ना, उन्होंने बोला कि यार हमारे देश की जो यंग बच्चे हैं, हमारे देश में बहुत सारे मिलियनियर बन सकते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अपना प्रीशियस टाइम है ना यूपीएससी की तैयारी में निकाल देते हैं। तो हमारे देश से और ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी निकल सकती हैं, क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चे हैं ना वो अपना इधर टाइम वेस्ट करते हैं। आप इसको मतलब कैसे सोचते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट कितना इफेक्टिव है, या फिर वो जो बोल रहे थे उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आज से 10 साल पहले की अगर बात करें तो तब क्या था कि गवर्नमेंट जॉब एक बहुत अच्छा एक माना जाता था, इट्स ए स्टेबल जॉब, और प्राइवेट कंपनीज बिजनेस इन सब का इतना वो बेनिफिट्स नहीं था इफ यू कंपेयर इट विद द गवर्नमेंट जॉब्स। बट अभी आप सोचो ना तो प्राइवेट कंपनीज आर पेइंग रियली रियली वेल, राइट, ऑब्वियस, वहाँ पे बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो अभी जो हमारी जनरेशन है वो प्राइवेट जॉब्स बिजनेस को ज़्यादा पसंद करती है। तो जो ये स्टेटमेंट दिया है उसको आप पॉजिटिवली ले सकते हैं कि जिनका गोल क्लियर है कि मुझे यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके मुझे देश की सेवा करनी है, राइट, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसे है, राइट, आई थिंक मेजोरिटी लोग ऐसे भी होंगे कि यार अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब हो गया तो मेरी लाइफ शांति हो जाएगी, अगर वो इस गोल से चल रहे हैं तो उनको डेफिनेटली मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप कहीं प्राइवेट कंपनीज में अच्छी सी जॉब करो, आप कोई बिजनेस करो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिले। अभी काफ़ी इंडिया में चेंजेस हो रहा है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर आपका गोल नहीं है ना तो ये मत करो, यू कैन डेफिनेटली अर्न रियली वेल इन अ प्राइवेट कंपनीज। अभी तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हाँ, इंडिया में अभी स्टार्टअप कल्चर भी बहुत अच्छा चल रहा है, फ्लरिश कर रहा है, इवन दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो प्रमोट कई सारे स्टार्टअप इंडिया, वैसे कई सारे केस। फॉर एग्जांपल इफ यू रजिस्टर योर कंपनी विद इन सर्टेन जोन तो वहाँ पे आपको 3 इयर्स के लिए इनकम टैक्स का बेनिफिट है। आपका जो भी एम्प्लॉइज है उनको जो आप पीएफ वगैरह जो बेनिफिट्स देते हैं उनमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। इफ़ यू आर परचेसिंग एनी लैंड और ऑफिस और मशीनरी फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो उसमें भी काफ़ी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। तो डेफिनेटली आई सजेस्ट कि सबको लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, और जो रिस्क नहीं ले सकते वो मेहनत करके कंपनीज में काफ़ी अच्छी जॉब कर सकते हैं। 5 साल में वो भी they can get promoted within the company, they can become a manager, वो भी अपनी फैमिली का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख सकते। तो आप हार्ड वर्क करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलेगी। हम जब बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हैं, क्या उसमें लक जैसा भी कुछ होता है? डेफिनेटली होता है।
ओके, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे? बेसिकली इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक कि हम जब इस दुनिया में आए तो काफ़ी चीज़ें प्री डिफाइंड है, काफ़ी चीज़ें ऊपर से डिसाइडेड हुई है कि ये होने वाला है। बट भगवान ने हमें वो स्ट्रेंथ भी दी है कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं थ्रू आवर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो दोनों चीज़ें हैं, बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ओन पाथ। बेसिकली आई डोंट बिलीव इन गॉड, सो मुझे लगता है कि मुझे ही सब कुछ अपने से करना है। आप भगवान में बिलीव करते हो? देखो, कुछ तो है ऊपर जो ये सब चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बराबर बोल रहा हूँ कि ये हो गया वो हो गया ना, बराबर। बट वो राइट इन्वायरमेंट में मेरा बर्थ हुआ, मुझे नवोदय मिली, मुझे अच्छे अच्छे लोग मिले, मुझे काफ़ी सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने का मौका मिला, उसकी वजह से मैं हूँ। अगर मैं कहीं और डायरेक्शन में होता तो यहाँ नहीं होता। सेम आई कैन से इट फॉर यू। तो कुछ है जो ये सब कंट्रोल करता है। ओके, जब हमें खुद ही सब कुछ अपने से करना है तो कोई सुपर पावर है, उसके बारे में हमें क्यों ही सोचना है? इसको मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ आपको शेयर करता हूँ। हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है? ओके, इतना पूरा जो वर्ल्ड है, इतने सारे लोग, इतने सारा एनिमल्स, ये वो पूरा नेचर, उसके सामने तो इतना ही हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ। हमारा मेंटल पावर कितना है? इवन दो फॉर एग्जांपल वी आर द स्मार्टेस्ट पीपल, राइट? वी कंसीडर एज द स्मार्टेस्ट पीपल, वी आर नोदेंस, राइट? वी आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। बट हमारा स्मार्टनेस, पूरे वर्ल्ड का जो स्मार्टनेस है, उसके सामने कितना? थोड़ा ही है। तो अगर हमें कहीं भी लाइफ में पहुंचना है, अगर हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो अगर हम हमारी स्ट्रेंथ से चलेंगे तो उसमें काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी स्ट्रगल रहेगी। बट हमारे ऊपर, हमारे आजू बाजू काफ़ी बड़े बड़े पावर्स काम कर रहे हैं। गॉड है, भगवान है, देवता है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो क्यों ना हम उनको हमारा फ्रेंड बना के उनकी भी हेल्प ले लें। काफ़ी अच्छे अच्छे मंत्र है, गायत्री मंत्र है, लक्ष्मी जी के मंत्र होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी। आपको जो भी रिद्धि सिद्धि चाहिए वो सब हमारे लिए ही बनी है। तो भगवान है, जो भी देवता है, तंत्र है, ये वास्तुशास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, उन सबका हमें यूज़ करना चाहिए। उन सब की जो भी बेनिफिट है वो हमें यूज़ करके उनका हेल्प लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सो वो विल डिफाइन के, और उसकी वैलिडिटी हमें कहाँ से मिलती है कि ये जो चीज़ें हैं वो सही में काम करती हैं? सो वो विल वैलिडेट वेयर वी कैन गेट अ प्रूफ अबाउट इट। बेसिकली हमारे जो भी वेद पुराण जो भी है, हमारे जो भी ग्रंथ है, जो भी कुछ है, वो सब ऑथेंटिक है, राइट? ये सब हमारे लिए ही बने हैं। ऑथेंटिक है, मतलब who will define authentic है? who authentify है, राइट? हमें ही करना पड़ेगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें एक लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो क्यों ना हम इन सब का यूज करते हुए चले। मैं अकेला दौड़ रहा हूँ, उसमें हम हमारे जो भी शास्त्र है उनको भी ऐड करते चले। हनुमान जी है, उनको भी साथ में लेके चले। चलो भगवान, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, आप भी थोड़ा हेल्प कर दो। तो प्रॉब्लम क्या है? ओके, लेकिन हम लेके तो जब चले ना, जब हमें उसका बेनिफिट दिखे, हमें ऐसा लगे कि 100% मिलेगा। नहीं, फिर वैलिडेट करने वाला कोई तो होना चाहिए ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम क्यों दूसरों से पूछे, हम खुद करें और हम खुद बेनिफिट उसका उठाए और फिर हम बिलीव करें। तो वही फिर ट्राई एंड एरर वाला ही है कि यदि वो बेनिफिट करता है तो सही है, नहीं करता है तो फिर हम भी अथिस्ट बन जाएं। बेसिकली इंटेलिजेंट पर्सन, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करो? ओके, कैसे? अ पर्सन हु इज नॉट जजमेंटल, हु इज नॉट कंक्लूडिंग एनीथिंग, is a sign of an intelligent person. For example, someone come to me
ही आस्क डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो अगर मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा ही नहीं है, मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है, आई हैव नेवर मेट एनी एस्ट्रोलॉजर इन माय लाइफ, तो अगर मैं ये बोल दूं कि एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग, तो वो गलत होगा। इट इज नॉट द साइन ऑफ ए इंटेलिजेंट पर्सन। व्हाट आई विल डू इज बेसिकली आई विल स्टडी सम बेसिक अबाउट एस्ट्रोलॉजी। ये है क्या, कुछ एक्सपर्ट से मिलूंगा, उसके बेस पे मैं कंक्लूजन निकालूंगा कि इसका प्रोबेबिलिटी इतना परसेंटेज है, ये इतना परसेंटेज सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसी ऐसी चीजों में इसका यूज हो सकता है, एंड आफ्टर दैट आई विल क्रिएट माय कंक्लूजन। सो माय एडवाइस टू यू इज दैट rather than saying that you don't believe in God, rather than saying that you don't believe in any of those shastra or any of those superpower, first you should use them, first you should study them, थोड़ा एक्सपर्ट को मिलो, उनके पास बैठ के थोड़ा स्टडी करो, और फिर आप अपना कंक्लूजन लो। हाँ, मुझे तो पता ही है कि इससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि जो भी मुझे लाइफ में मिला है उसमें काफी लोगों का आशीर्वाद है। तो मैं तो सबसे यही एडवाइस दूंगा कि लाइफ की जर्नी अकेले नहीं चलना है, हमारे भगवान जिसमें भी आप बिलीव करते हो उसको आप साथ लेके चलो। तो अकेले क्यों करना है, दोस्त हैं बहुत सारे, दोस्तों के साथ दोस्त है, वो बहुत बड़े दोस्त है, उनको भी ले चलो। लेकिन अभी वो दोस्त हैं, एग्जिस्ट ही करता है भगवान, वो भी तो नहीं पता किसी को। मैं सोच रहा हूँ कि भाई आप कंक्लूजन क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं कंक्लूजन कर ही नहीं रहा, मैं तो बस आई एम आस्किंग अबाउट कि एग्जिस्ट करते कि नहीं, दिस इज माय क्वेश्चन। माय आंसर इज द सेम। एज ए इंटेलिजेंट पर्सन यू स्टडी, यू ट्राई, एंड देन यू ड्रॉ द कंक्लूजन। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड ट्राई। मान लीजिए केदारनाथ पे कोई बस जा रही है, बस पूरी खाई में गिर गई थी, तो फिर उसमें से कितने सारे लोग मतलब इंजर्ड हुए, कितने सारे लोग की डेथ हो गई, वो तो भगवान से गोवा जाने वाले लोगों के साथ। हाँ, तो उनके लिए तो हम ये तो नहीं सोचे, वो तो मस्ती करने जा रहे थे, तो उनके साथ वो उनके बारे में सोचना ही। हाँ, तो भगवान की शरण में जा रहे थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? मतलब सी लाइफ इज ए जर्नी, राइट? हम यहाँ आए हैं, एक दिन हमें जाना है, ये कंफर्म ही है। आने का टाइम और जो भी प्लेस था वो हमने डिसाइड नहीं किया, जाने का भी है वो भी हमने डिसाइड नहीं किया। जाने का जो भी रीजन है उसको आप भगवान के साथ मत जोड़ो, राइट? कि हम मतलब कि कोई है वो दर्शन के लिए जा रहे थे और उनके साथ ये हो गया, उसका कुछ लेना देना नहीं। भगवान के साथ आप इसके लिए मत जुड़ो, राइट? उनको आपको एक आस्था के साथ जुड़ना है, आपको एक साइंटिफिक वे से आपको जुड़ना है कि कुछ है, मेरी इतनी सी पावर है, मेरा इतना ही नॉलेज है, मुझे वो सुपर पावर से जुड़ना है, मुझे और इनफाइनाइट नॉलेज को गैदर करना है, उसके लिए आप जुड़ो। मुझे और एक्सपांड करना है, मुझे और कुछ चीजें सीखनी है, वो सीखने के लिए आपको लाइफ को और आगे लेके जाने के लिए आप उनसे जुड़ो। ये सब बातों में मत उलझो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब जगह हो रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? भैया, आपकी जो लाइफ जर्नी रही, आपकी जो पूरी एंटरप्रेन्योर जर्नी रही, आपने उससे क्या सीखा? आपकी क्या लर्निंग्स रही जो आप लोगों को बताना चाहेंगे? See, everybody who has reached at top, they have all started from zero. Right? So if you are willing to work hard, sacrifice lots of things, you can definitely reach at top. जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी अपनी एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? उनको क्या बताएंगे कि हाँ, ये तो आपके बेसिक प्रिंसिपल हैं ही, इनको तो आपको एक तरीके से गांठ बांध के रखना ही पड़ेगा। See, even if you are not the smartest person, if you always got the average grades, right? आपका रिजल्ट ठीक ठाक ही आया है, कभी आपने टॉप नहीं किया है, but the real question is, if you are willing to work really, really hard, you can definitely reach at the top. Your hunger for success will turn anything impossible into achievable. That's my message to everybody.
ओके, थैंक यू वेरी मच भैया, आपने इतना टाइम निकाला और अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। मैं आपके पूरे थ्रू आउट पॉडकास्ट आपकी बहुत चीज़ें सीखी लाइफ में, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। और मैं आशा करता हूँ कि नवोदय की कम्युनिटी है उसमें जो हमारे नए नए जो जूनियर्स निकल रहे हैं, जो दे आर लुकिंग फॉर टू स्टार्ट समथिंग, दे guys start business going on entrepreneur journey, they will learn from your journey। और आपके जो एक्सपीरियंस थे, आपकी जो थ्रू आउट लाइफ में जो चीज़ें रही, आपने बहुत ऑनेस्टी के साथ बहुत अच्छे से उनको शेयर किया। सो रियली थैंक यू वेरी मच भैया फॉर योर टाइम एंड योर everything for Navodaya Stock team. Thank you very much, Raj, for coming here and giving me a chance to interact with you and share my message, my journey with millions of people. तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लाइफ में काफ़ी ग्रो करें, और आपको कुछ भी डिस्कस करना है, आपको कोई क्वेश्चंस हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली आप सबको अपनी तरफ से हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपको इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है और आप नेक्स्ट किसका पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं नवोदय कम्युनिटी में, किस भैया को आप सजेस्ट करना चाहते हैं, आप कमेंट में जाके आप लिख सकते हैं। और ये आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो हमें कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं, हम उनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और जल्दी से उस पॉडकास्ट को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राज। डियर फ्रेंड्स, नवोदय टॉक्स की पूरी टीम ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करती है। रात को देर तक इनका शूटिंग चलता रहता है। अभी रात को 3:30 बजे है और हमारा शूटिंग चल रहा है। सो यू कैन इमेजिन दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। उनका मिशन ये है कि वो जो भी नवोदय से पास आउट हुए हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो अपने अपने फील्ड में काफ़ी आगे गए हैं। ये लोग ट्रैवल करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनका अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, वहाँ पे 15-15 दिन वहाँ पे रुकते हैं, अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग सिटीज़ में जाके रुकते हैं और बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप उनके काम को अप्रिशिएट करिए, उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और वो और ज़्यादा पॉडकास्ट और अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया भर से वो निकाल के लेके आएंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you friends, and thank you my entire Navodayan family to keep patience and listen this podcast. And you definitely, I hope you will learn a lot from this podcast with Hiren Bhaiya. And please like and share this podcast and share with your friends. Thank you.